हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने एडिटोरिया वॉल्यूम 3 के लिए एडिटोरिया वॉल्यूम 3 बुक से जो हम लोगों ने बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रखा है, उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 8। इस सेट का जो कट ऑफ रहने वाला है वो है 67। यह जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए है और ओबीसी एससी एसटी स्टूडेंट जो है वो इससे थोड़ा सा कम है, अपना कट ऑफ जो है वो इसके रिस्पेक्टिव में एज्यूम कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह है कि मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना की शुरुआत जो है वो किस राज्य के द्वारा किया गया है। तो मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना की शुरुआत जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। और इसका उद्देश्य जो है वो महिलाओं और बच्चों में कुपोषण की समस्या से निपटना है। उत्तर प्रदेश सरकार की अन्य भी कुछ योजनाएं याद रखिएगा, जैसे थैला बैंक योजना, उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना, अभ्युदय योजना, माई गवर्नमेंट मेरी सरकार पोर्टल, ये सब का संबंध जो है वो उत्तर प्रदेश से ही है। आगे कह रहा है कि 100% ऑर्गेनिक घोषित होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है। तो 100% ऑर्गेनिक घोषित होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश जो है वो लक्षद्वीप बना है। राज्य की अगर बात करेगा तो राज्य बना है सिक्किम, 2016 में घोषित हुआ था सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व धरोहर घोषित होने वाला भारत का 39वां स्थल जो है वो कौन सा है। तो देखिए 39वां अगर पूछेगा तब आपका आंसर जो होगा वो होगा रामप्पा मंदिर, जो कि तेलंगाना में है। और अगर 40वां अगर पूछेगा तब आपका आंसर धौलावीरा होगा, ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि बजट 2021-22 में राष्ट्रीय शिक्षा मिशन हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है। तो राष्ट्रीय शिक्षा मिशन हेतु 34,300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 34,300 करोड़ रुपए। याद रखिएगा मनरेगा के लिए पूछा जाएगा तो मनरेगा के लिए 73,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वैक्सीनेशन के लिए 35,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए 64,180 करोड़ रुपए जो है वो आवंटित किए गए हैं। आगे कह रहा है कि एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है। तो वो बनी है काजा कलास। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, काजा कलास। और इनका संबंध जो है वो रिफॉर्म पार्टी से है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत सरकार ने सुएज नहर की समस्या से निपटने हेतु कितनी सूत्रीय योजना बनाई है। तो भारत सरकार जो है वो सुएज नहर की समस्या से निपटने के लिए, जो सुएज नहर में जो जाम की समस्या उत्पन्न होती है तो उसके से निपटने के लिए 4 सूत्रीय योजना बनाया है। पहला, कार्गो की प्राथमिकता तय करना। दूसरा, माल भाड़े की दर तय करना। तीसरा, बंदरगाहों से परामर्श करना। और चौथा, मार्गों की री रूटिंग से संबंधित फैसला लेना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 सूत्री। आगे कह रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य जो है वो कब तक रखा गया है। तो यह रखा गया है 2025 तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 2025 तक। साथ ही साथ पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य भी जो है वो 2025 तक रखा गया है। भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य भी 2025 तक रखा गया है। और दूध प्रसंस्करण क्षमता को दोगुना करने का लक्ष्य भी जो है वो 2025 तक ही रखा गया है। आगे कह रहा है कि विश्व पृथ्वी दिवस 2021 का थीम क्या था। तो विश्व पृथ्वी दिवस पहले तो ये याद रखना है आप लोगों को कि 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस बार यानी 2021 में इसका जो थीम था वो था रीस्टोर आवर अर्थ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि 14वां इंडियन प्रीमियर लीग 2021 का विजेता कौन बना है। तो ये आईपीएल का जो 14वां संस्करण था वो चेन्नई सुपर किंग्स के द्वारा जीता गया है, कोलकाता नाइट राइडर्स को हराकर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई सुपर किंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2024 में 33वें ओलंपिक का आयोजन जो है वो कहाँ किया जाएगा। तो देखिए यह जो 2024 में 33वां ओलंपिक होगा इसका आयोजन जो है वो पेरिस में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पेरिस में। अगर पूछ ले 34वां ओलंपिक जो 2028 में होगा तो ये किया जाएगा लॉस एंजलिस यूएसए में। और अगर 35वां पूछ ले तो 35वां होगा 2032 में, जो कि होगा ब्रिस्बेन में। आगे कह रहा है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में पृथ्वी से बड़े एक सुपर अर्थ की खोज किया है। तो सुपर अर्थ की खोज जो है वो न्यूजीलैंड के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड। और यह उम्मीद जताई जा रही है कि यहाँ जो है वो जीवन संभव हो सकता है।
आगे कह रहा है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल ने किस राज्य में गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा किया है? तो यह किया है महाराष्ट्र में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में। सेल की अगर बात कीजिएगा तो सेल की स्थापना हुई है 1975 में और इसके सीईओ जो हैं उनका नाम है सोमा मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किस माह को पोषण माह बनाने का निर्णय लिया गया है? तो जो है वो सितंबर को 1 से 7 सितंबर तक पोषण माह मनाने का निर्णय लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सितंबर को। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनका नाम है श्रीमती स्मृति ईरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही के दिनों में किस देश में मंकी बी वायरस का मामला जो है वो सामने आया है? तो यह जो है वो चाइना में आया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पुस्तक इकोनॉमिस्ट गांधी के लेखक कौन है? तो इकोनॉमिस्ट गांधी पुस्तक के लेखक है जयतीर्थ राव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य सरकार के द्वारा आकांक्षा पोर्टल शुरू किया गया है? तो आकांक्षा पोर्टल जो है वो कर्नाटक सरकार के द्वारा सभी CSR गतिविधियों में पारदर्शिता लाने के लिए शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक सरकार। कर्नाटक सरकार की और भी योजनाएं याद रखिएगा, जैसे इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना और अरुणोदय और मैत्री योजना भी जो है वो कर्नाटक सरकार के द्वारा ही शुरू किया गया है। आगे कह रहा है कि स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो यह रिपोर्ट जो है वो केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है और इंदौर जो है वो लगातार 5वीं बार स्वच्छ शहर का खिताब जो है वो जीता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिम्स्टेक सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो बिम्स्टेक सम्मेलन की अगर बात करते हैं तो इसकी अध्यक्षता जो है वो वर्चुअली रूप से श्रीलंका के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, जिसकी स्थापना जो है वो 1997 में और हेडक्वार्टर जो है वो ढाका बांग्लादेश में स्थित है। आगे कह रहा है कि विश्व का पहला 6G उपग्रह का सफल प्रक्षेपण जो है वो किस देश के द्वारा किया गया है? तो यह जो है वो चीन के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अब वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल निम्न में से कौन है? तो राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र और यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है अशोक गहलोत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है 23 जनवरी और 23 जनवरी को अब हर साल मनाया जाएगा पराक्रम दिवस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पराक्रम दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एकल उपयोग वाले प्लास्टिक से मुक्त करने हेतु प्लास्टिक प्रीमियम लीग टूर्नामेंट का आयोजन जो है वो कहाँ किया जा रहा है? ये हो चुका है और इसके तहत जो सबसे ज़्यादा प्लास्टिक एकत्र करने वाली टीम होगी उसको PPL अवार्ड जो है वो दिया गया था और यह इसका आयोजन जो है वो इंदौर में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि K2 शिखर पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे युवा पर्वतारोही कौन बने हैं? तो वो बने हैं सहरोज कासिफ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सहरोज कासिफ। इनकी उम्र जो है वो 19 ईयर है और ये जो है वो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नवेली थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन जो है वो किस राज्य में किया गया है? तो नवेली थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन जो है वो तमिलनाडु में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में किया गया और इसका क्षमता जो है वो 1000 मेगावाट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा अल अक्सा मस्जिद जो है वो कहाँ स्थित है? तो अल अक्सा मस्जिद जो है वो यरूशलेम में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यरूशलेम में स्थित है और यह जो है वो मक्का और मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र मस्जिद माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती है, यह पूछा जा रहा है। देखिए पुडुचेरी की सीमा जो है वो केरल से लगती ही है, तमिलनाडु से लगती है, आंध्र प्रदेश के साथ लगती है, कर्नाटक के साथ इसकी सीमा नहीं लगती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। आगे कह रहा है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन सी है? तो देखिए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी, जिसकी ऊंचाई जो है वो 2695 मीटर है। और अगर पूछ ले कि प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है, तब वो है डोडा बेटा, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। आगे कह रहा है साइलेंट वैली जो है वो कहाँ स्थित है? तो साइलेंट वैली जो है वो केरल में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल में।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस झील को रहस्यमयी झील भी कहा जाता है। तो रहस्यमयी झील जो है वो रूपकुंड झील को कहा जाता है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रूपकुंड झील। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में गंगा की कौन सी सहायक नदी जो है वो उत्तर वाहिनी है। तो देखिए यहाँ कोसी, गंडक, सोन, तो सोन है जो उत्तर वाहिनी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सोन। सोन नदी का जो उद्गम है वो अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है, और यह नदी जो है वो उत्तर दिशा से प्रवाहित होकर दानापुर के पास जाकर गंगा की सहायक नदी जो है वो बन जाती है। आगे कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करने के लिए कह रहा है। देखिए खाद्य उत्पादन वृद्धि की अगर बात कीजिएगा तो यह जो है वो हरित क्रांति के साथ मैच करेगा। दुग्ध उत्पादन की अगर बात कीजिएगा तो यह श्वेत क्रांति के साथ मैच करेगा। मत्स्य पालन जो है वो नीली क्रांति के साथ मैच करेगा, और उर्वरक जो है वो भूरी क्रांति के साथ मैच करेगा। तो इस तरह से मैच का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि करनाल बंट रोग संबंधित है। तो करनाल बंट रोग जो है वो गेहूं से संबंधित है। यह बीमारी जो है वो कवक के माध्यम से गेहूं फसल में होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गेहूं से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल जो है वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, और यह मरुस्थल जो है वो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस अफ्रीकी देश की सीमा जो है वो भूमध्य सागर से नहीं लगती है। तो चाड एक स्थल रुद्ध देश है, उसकी सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगेगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, चाड। आगे कह रहा है डेविड जल संधि जो है वो किस सागर से संबंधित है। तो डेविड जल संधि जो है वो बेफिन खाड़ी और अटलांटिक महासागर से संबंधित है। डेविड जल संधि जो है वो बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर के मध्य स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बेफिन खाड़ी एंड अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मांग का नियम जो है वो किस पर आधारित है। तो मांग का नियम जो है वो उपभोक्ता की प्राथमिकता पर पूर्ण रूप से आधारित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, उपभोक्ता की प्राथमिकता। आगे कह रहा भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन पहली बार किसने किया था। तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन जो है वो पहली बार 1868 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। फिर इन्होंने 1892 में अपनी पुस्तक प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति आय जो है वो 20 रुपये बताया था। दादा भाई नौरोजी से और भी याद रखिएगा, 1843 में इन्होंने ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी, और 1866 में इन्होंने ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की भी स्थापना किया था। आगे कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम आर्थिक सुधार नीति कब प्रारंभ की गई थी। तो भारत में सर्वप्रथम आर्थिक सुधार नीति जो है वो 1991 में शुरू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल दिया गया था। तो अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल दिया गया था कल्याण अर्थशास्त्र में उनके अहम योगदान हेतु। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कल्याण अर्थशास्त्र। आगे कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन जो है वो वैकल्पिक धन का उदाहरण है। तो वैकल्पिक धन का यहाँ उदाहरण हो जाएगा चेक। देखिए वैकल्पिक धन उससे तात्पर्य इस प्रकार के धन से है कि मुद्रा को स्वीकारना जनता की इच्छा पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो वो है कर्नाटक में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक में। कर्नाटक में और भी है, बांदीपुर, नागरहोल, ये सब जो भी है वो कर्नाटक में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है वो दुर्लभ जातियां यानी रियर स्पेसिस के उदाहरण हैं। तो हीम चीता भी है और शुतुरमुर्ग भी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। लंगूर नहीं है, क्योंकि लंगूर जो है वो सुभेग जातियों का उदाहरण है। आगे कह रहा है विश्व वन्यजीव दिवस किस तिथि को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो विश्व वन्यजीव दिवस जो है वो 1 अक्टूबर को प्रतिवर्ष जो है वो मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। एक विश्व वानिकी दिवस होता है वो 21 मार्च को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन जो है वो किस वर्ष किया गया था। तो परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन जो है वो 15 अप्रैल 1948 को किया गया था, और इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1948 को। आगे कह रहा है वर्ष 1986 में रेडियो धर्मी प्रदूषण चेरनोबिल दुर्घटना किस देश में हुआ था। तो यह जो है वो यूक्रेन में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यूक्रेन में। एक थिमराइल रेडियो धर्मी प्रदूषण हुआ था वो 1979 में अमेरिका में हुआ था।
आगे कह रहा है कि जब किसी माध्यम में ताप बढ़ता है और उस माध्यम में प्रकाश के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब किसी माध्यम में ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश के वेग पर जो होगा वो अपरिवर्तित रहेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डायनेमो वह यंत्र है जो निम्न ऊर्जा को परिवर्तित करता है। तो डायनेमो जो है वो एक ऐसा यंत्र है जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है और यह जो है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब कोई वस्तु को पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी जो है वो निम्न में से किसके बराबर होती है। तो देखिए आप लोग पढ़े होंगे आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है कि जब किसी ठोस वस्तु को किसी द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबाया जाता है तो उसके भार में प्रत्यक्ष रूप से कमी आती है, जो कमी उस ठोस के द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उसके द्वारा हटाए हुए द्रव की मात्रा के बराबर। आगे कह रहा है गतिज ऊर्जा का समीकरण निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो वो होता है हाफ mv²। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है। तो पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक जो होता है वो न्यूटन पर मीटर होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन पर मीटर। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि घुलनशील नमक मिलाए जाने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या होगा। तो घुलनशील जल मिलाने पर, नमक मिलाने पर जल का जो पृष्ठ तनाव है वो बढ़ जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से फास्फोरस का यस्क नहीं है। तो फास्फोरस का यस्क यहाँ कौन नहीं है। तो ग्रेनाइट नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेनाइट जो है वो फास्फोरस का यस्क जो है वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता निम्न में से किसके द्वारा पता लगाया जाता है। तो देखिए तत्वों के परमाणु के परस्पर संयोग करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, संयोजकता कहा जाता है। और किसी तत्व की संयोजकता जो है वो उसके परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, संयोजकता से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक मोल का मान जो है वो कितना होता है। तो एक मोल का मान जो है वो 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिल्डिंग के लिए निम्न में से किस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। तो बिल्डिंग के लिए आयरन ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आयरन ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बासिंग सोडा निम्नलिखित में से किसका सामान्य नाम है। तो बासिंग सोडा जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि Na2CO3। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धब्बा रहित लोहा बनाने के लिए लोहा के साथ प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है। तो वो है क्रोमियम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्रोमियम। इसमें जो है वो जंग नहीं लगता है और इसका उपयोग जो है वो खाने पीने के बर्तन, छुरी, कांटा ये सब बनाने में इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता जो है वो नमी सोखती है। तो वो है मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम क्लोराइड। देखिए समुद्री जल से जो प्राप्त लवण बनाने के पश्चात जो शेष बचता है उसमें मैग्नीशियम क्लोराइड बड़ी मात्रा में रहता है, जो कि सोडियम क्लोराइड में उपस्थित नमी को सोखता है। आगे कह रहा है कि एक घोल किसका कोलाइडी विलयन होता है। तो एक घोल जो है वो द्रव का कोलाइडी विलयन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, द्रव में द्रव का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाइपरटेंशन शब्द निम्न में से किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो देखिए हाइपरटेंशन शब्द जो है वो उक्त रक्तचाप के संदर्भ में होता है। समान मनुष्य में जो ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप जो होता है वो 120/80 होता है, ठीक है। और इसमें जब रक्तचाप बढ़ जाता है उसी को हाइपरटेंशन कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, रक्तचाप बढ़ने के लिए। आगे कह रहा है कि अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का कौन सा भाग या अंग प्रभावित होता है। तो अल्जाइमर से मानव शरीर में दिमाग की कोशिकाएं जो है वो नष्ट हो जाती है, जिसके कारण याददाश्त, सोचने की शक्ति और अन्य व्यवहार जो है वो बदलने लगता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग जो है वो निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है। तो वो है मेडुला ऑब्लंगाटा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मेडुला ऑब्लंगाटा।
मेडुला ऑब्लिंगाटा जो है वो मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है और इसका मुख्य कार्य जो है वो उपचय, रक्तदाब, आहार नल के क्रमाकुंचन, ग्रंथि स्राव तथा हृदय की धड़कनों का नियंत्रण करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों के एकत्र हो जाना कारण है। तो देखिए रक्त में मूत्रामल के उच्च स्तर के कारण जोड़ों पर यूरिक एसिड क्रिस्टल जो है वो एकत्र हो जाता है और जिसके कारण गाउट रोग होता है, जो कि एक प्रकार का गठिया का रोग है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गठिया का। आगे कह रहा है कि रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है। तो रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन है संक्रमण से संघर्ष करना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए श्वेत रक्त कणों को ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है और इसका प्रमुख जो काम होता है वो संक्रमण से संघर्ष करना ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लाइकेन में प्रजनन जो है वो किस प्रकार से होता है। तो लाइकेन में प्रजनन जो है वो 3 प्रकार से होता है, कायिक जनन, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। लाइकेन से याद रखिएगा, लाइकेन जो है वो वायु प्रदूषण के संकेतक है। जब वायु प्रदूषण अधिक होता है वहाँ लाइकेन जो है वो नहीं उगता है और लाइकेन के अध्ययन को लाइकोनोलॉजी कहलाता है। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है वो मालवेसी कुल का पौधा नहीं है। तो यहाँ पे सरसों जो है वो मालवेसी कुल का पौधा नहीं है। सरसों, मूली, सलजम ये जो है वो कुसीफेरी कुल का पौधा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सरसों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नारियल के खाने योग्य भाग जो है वो क्या कहलाता है। तो नारियल के खाने योग्य वाला जो भाग है उसको भून पोष कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। पुष्पासन किसका खाते हैं। सेब हो गया, नाशपाती हो गया, इसका पुष्पासन खाते हैं। बीज पत्र किसका खाते हैं, चना, मूंगफली ये सब का बीज। फल भीति किसका खाते हैं, तो आम का मध्य फल भीति खाते हैं। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से लोधी राजवंश का संस्थापक कौन था। तो देखिए लोधी वंश की स्थापना जो है वो बहलोल लोधी के द्वारा किया गया था। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बहलोल लोधी के द्वारा। बहलोल लोधी से याद रखिएगा, दिल्ली पर प्रथम अफगान राज की स्थापना का श्रेय जो है वो बहलोल लोधी को ही दिया जाता है। यह जो था वो अपने सरदार को मकसद ए अली कहकर पुकारता था और सरदारों के खड़ा रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। फिर बहलोल लोधी के बाद एक आता है सिकंदर लोधी, जो कि उसका बेटा था। उससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो 1504 में एक आगरा शहर की स्थापना किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने तुर्कान चिहलगानी का गठन किया था इल्तुतमिश ने, खत्म किया था बलबन ने। तो इस क्वेश्चन का यह सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश ने। यह जो था वो 40 गुलाम सरदारों का एक गठन था जो कि तुर्कान चिहलगानी के नाम से जाना जाता था, या फिर इसको चालीसा भी कहा जाता था। क्लियर है। इल्तुतमिश जो था वो दिल्ली सल्तनत का तीसरा सुल्तान बनता है। पहला था कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर आता है उसका बेटा आराम शाह और फिर आता है इल्तुतमिश, जो कि 1211 से लेकर 1236 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन करता है। यह जो है वो एकता प्रणाली चलाता है, अंग्रेज दिल्ली के अमीरों का दमन करता है, साथ ही साथ राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित करता है, कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाता है। तो ये सारा काम जो है वो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। आगे कह रहा है मध्ययुगीन महाकाव्य पद्मावत जो है वो किसने लिखा था। तो पद्मावत जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मलिक मोहम्मद जायसी। और यह जो है वो दिल्ली सल्तनत अलाउद्दीन खिलजी की भव्य पद्मावती चित्तौड़ गिरानी के बारे में एक अलौकिक काल्पनिक कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था। तो हुमायूं का मकबरा जो है वो हाजी बेगम के द्वारा बनवाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, हाजी बेगम के द्वारा। और इस मकबरे को फिर 1993 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल जो है वो घोषित किया गया है। आगे कह रहा है विजयनगर राजाओं में निम्नलिखित में से किस देवता के नाम पर शासन किया था। तो देखिए विजयनगर जो है के राजाओं जो है वो विरूपक्ष देवता के नाम पर शामिल किए थे। ये विरूपक्ष मतलब शिव होता था। हम्पी में यही भगवान विरूपक्ष यानी शिव की पूजा की जाती थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, विरूपक्ष। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है वो 1336 में हरिहर प्रथम और बुक्का के द्वारा किया जाता है और इसका साम्राज्य जो है वो दक्षिण भारत के दक्कन के पठार क्षेत्र में केंद्रित था। आगे कह रहा है कि विदेशी यात्री डाइमेकस निम्नलिखित में से किसके दरबार में आया था। तो डाइमेकस जो था वो बिंदुसार के दरबार में आया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बिंदुसार। बिंदुसार से याद रखिएगा, यह जो है वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। इसे अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है और जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंह सेन भी कहा गया है।
आगे कह रहा है कि गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन था। तो गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र जो था वो उज्जैन था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, उज्जैन। गुप्त काल की अगर बात कीजिएगा तो इसी काल में सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के जारी किए गए थे। नगरों का क्रमिक पतन जो है वो गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो यह राष्ट्रकूट वंश का एक प्रमुख शासक था जिसका नाम था कृष्ण प्रथम। उसने ही एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्ण प्रथम। याद रखिएगा एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो फ्रांसीसी यात्री थैबिनेट के द्वारा 17वीं शताब्दी में किया गया था। आगे कह रहा है भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश में स्थापित हुआ। तो भारत का व्यापारिक संबंध जो है वो सबसे पहले पुर्तगाल के साथ स्थापित हुआ था, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे कि 1498 में एक यूरोपीय यात्री आता है पुर्तगाली, वास्को डी गामा, कालीकट समुद्र तट पर आता है और इसी के बाद भारत और यूरोपीय देशों के बीच व्यापारिक संबंध जो है वो स्थापित होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से भारत का प्रथम वायसराय कौन था। देखिए भारत का प्रथम वायसराय कब बनता है, जब 1857 का विद्रोह होता है, उसके बाद 1858 का अधिनियम आता है। ठीक है, तो उस समय कौन था, लॉर्ड केनिंग था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड केनिंग। लॉर्ड केनिंग का टेन्योर था 1856 से लेकर 1862 और यह जो था वो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय था। इसी के समय 1857 का विद्रोह हुआ, विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम पारित हुआ और इसी के समय ही प्रत्येक प्रेसिडेंसी में एक उच्च न्यायालय की भी स्थापना की गई थी। आगे कह रहा है फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में क्यों असफल रहे। क्योंकि वहाँ जो अंग्रेज की नौसेना भी शक्तिशाली थी वहाँ, और फ्रांसीसियों का यूरोप में उलझना भी उनकी कमजोरी का एक कारण था। और तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजों की फौज जो थी वो शक्तिशाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, तिलक ने यह कथन कांग्रेस के किस अधिवेशन में व्यक्त किया था। तो यह जो है वो लखनऊ अधिवेशन 1916 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ अधिवेशन 1916। इसकी अध्यक्षता किसने किया था, इसकी अध्यक्षता जो है वो अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था। और इसी में जो तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से ही इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता होता है, जो कि लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम क्या था। तो वो था इंडियन ओपिनियन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इंडियन ओपिनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा के प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे। देखिए मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों संबंधी जो परामर्श समिति थी उसकी दो उप समितियाँ थी, एक था मौलिक अधिकार उप समिति और एक था अल्पसंख्यक उप समिति। तो मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति के थे HC मुखर्जी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, HC मुखर्जी। आगे कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के लिए नागरिकता जो है वो भाग 2 के साथ अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। पंचायत की अगर बात कीजिएगा तो पंचायत जो है वो भाग 9 के साथ मैच करेगा, अनुच्छेद 243 और 243 में क से लेकर न तक। राज्य भाषा जो है वो भाग 17 के साथ मैच करेगा, अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक। और सहकारी समितियां जो है वो भाग 9 के ख के साथ मैच करेगा, 243 य ज से लेकर य न तक। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। यह जो है वो अनुच्छेद 18 में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 18 में। और भारत सरकार के द्वारा भी जो भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, ये सब जो पुरस्कार दिया जाता है वो अनुच्छेद 18 के तहत ही दिया जाता है। ठीक है। अनुच्छेद 14 की अगर बात कीजिएगा तो अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समता, और अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, और अनुच्छेद 56 तो राष्ट्रपति की पदावधि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मौलिक अधिकार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, यह पूछ रहा है। कह रहा है कि यह अधिकार जो है वो नागरिकों को स्वतः प्राप्त होता है, तो ये बिल्कुल सही है। इसे लागू कराने के लिए न्यायालय के शरण ले सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। इसका वर्णन जो है वो संविधान के भाग 4 के क में किया गया, ये गलत है। संविधान के भाग 4 के क में तो मूल कर्तव्य का वर्णन है,
मौलिक अधिकार का वर्णन जो है वो संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 और अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है। तो समाचार पत्र जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। समाचार पत्र जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल यानी अनुच्छेद 352 के अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में की जा सकती है। तो यह जो है वो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है, राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। आगे कह रहा है कि सरकारी उपक्रम समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो देखिए, सरकारी उपक्रम समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं और यह जो है वो कृष्ण मेनन समिति के संस्तुति पर 1963 में सार्वजनिक उपक्रमों पर नियंत्रण के लिए लोकसभा ने सार्वजनिक उपक्रम समिति की व्यवस्था की गई है। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य जो हैं वो लोकसभा से और 7 सदस्य जो हैं वो राज्यसभा से होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समिति के आधार पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो यह जो है वो LM सिंघवी समिति के आधार पर किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। यह समिति जो है वो 1986 में गठित हुई थी और इसी के सिफारिशों के आधार पर 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा जो है वो प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में कुल कितने राज्य में विधान परिषद है। तो वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 राज्यों में। देखिए, विधान परिषद जो होता है वो राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। किसी राज्य की विधानसभा जो है वो अगर अपने कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव जो है वो पारित करे तो संसद जो है वो उस राज्य में विधान परिषद स्थापित कर सकती है अथवा लोप कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण करने की अधिकतम उम्र सीमा कितनी है। तो वो है 62 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 62 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा है। तो सर्वोच्च न्यायालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा जो है वो है अंग्रेजी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कौन सा भाग जो है वो संभाला था। तो अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया था। अंतरिम सरकार का जो गठन है वो 2 सितंबर 1946 को हुआ था, जिसमें रक्षा मंत्री जो है वो बने थे सरदार बलदेव सिंह, खाद्य एवं कृषि मंत्री बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल संबंधी जो थे वो बने थे जवाहरलाल नेहरू। आगे कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के लिए नेचुरल हिस्ट्री जो है वो किसके साथ मैच करेगा। यहाँ इंटरनल इंडिया की अगर बात करते हैं तो यह इंदिरा गांधी के साथ मैच करेगा। भारत भारती की बात कीजिएगा तो मैथिली शरण गुप्त के साथ और हुमायूं नामा जो है वो गुलबदन बेगम के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या जो है वो होती है। तो रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 15, खो खो में खिलाड़ियों की संख्या 9, पोलो में 4 और हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट ये सब में 11। फिर आगे कह रहा है कि मृगनयनी का महल कहाँ है। तो मृगनयनी के महल की अगर बात कीजिएगा तो ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है, जिसे राजा मान सिंह तोमर ने बनवाया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व टेलीविजन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व टेलीविजन दिवस जो है वो 21 नवंबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 21 नवंबर। 17 नवंबर से याद रखिएगा, इस दिन राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और 16 दिसंबर को विजय दिवस जो है वो मनाया जाता है। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।
इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया, वहाँ जो इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।